आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। हालांकि टॉपिक तो सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर आज की बात करें तो जानते हो, जो क्लास 12th का पहला यूनिट है उसका नाम है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में 3 टॉपिक है। एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दूसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और तीसरा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो टर्मिनोलॉजी दी गई है, उस टर्मिनोलॉजी को मतलब समझना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मान लो कि बहुत सारा क्वेश्चन ना उस टर्मिनोलॉजी से आते हैं। जैसे अभी मिलेगा सब बताएंगे, अभी आप तो आज उसको पढ़ाई करेंगे। जैसे ZIFT, GIFT, है ना, ये सारे जो टॉपिक हैं इन सब की टर्मिनोलॉजी को थोड़ा समझना है। और कौन किस काम में आता है, किससे क्या होता है, समझ रहे हो, ये सब खूब इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। जब रिप्रोडक्शन का चैप्टर उठाया जाता है ना, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से खूब सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखो, एकदम आराम आराम से समझना है, बहुत धीरे धीरे चलेंगे। और तुम लोग इसको बच्चे से समझ के चलना, है ना, कोई हड़बड़ी नहीं है ना। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आवाज़ सुनाई पड़ी सबको ना? चैप्टर का क्या नाम है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हमको सबसे पहले ये बात समझना है कि आखिर हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, पहली बात तो ये समझना है। अच्छा, हर चैप्टर को पढ़ने से पहले दिमाग में ये बात सोचा करो। बात समझ गए ना? पहले इस चैप्टर का नाम क्या है, तुरंत उस नाम को समझ के दिमाग में ये बात लगाया करो, आखिर यार इस चैप्टर में क्या हो सकता है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि होने को तो फिर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फिर हम लोग इसमें अब हम क्या पढ़ेंगे, है ना, जो हमारे सिलेबस में है, जिसके अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। इस सिलेबस में इस सिलेबस में क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसको हम देखेंगे। बात समझ रहे हो ना? तो उस हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, समझेंगे। तो हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देखो क्या पढ़ने पहले हैं। पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी पढ़ेंगे। पॉपुलेशन, मतलब देखो पहला क्या कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है ना। फिर क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी क्या होती है इसकी, क्या होती है इसकी, क्या स्ट्रेटजी है। पॉपुलेशन एक्सप्लॉयन एंड बर्थ कंट्रोल, मतलब जो पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ा या बढ़ रहा है, उसका क्या स्ट्रेटजी है। फिर क्या पढ़ेंगे? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या क्या, ये क्या होती है ना। और फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है। और फिर क्या पढ़ेंगे? इनफर्टिलिटी क्या होती है। बात समझ गए? इन सारे टॉपिक को हम लोग इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बात को समझ में आई? अब सुनो एक बात ध्यान से। बात यह है कि हेल्थ वर्ड, मतलब जो हेल्थ शब्द है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो जानते हो, पहले यहां से बात शुरुआत होगी कि एक संस्था है जिसका नाम है WHO। एकदम बढ़िया, एकदम ऐसे पढ़ो कि पूरा एकदम दिमाग में छप जाए। बस समझ रहे हो? दिमाग में एकदम छापते चलो, मन लगा के पढ़ो। और जब मन लगा के पढ़ोगे ना, तब दिमाग में, तब तुम लोग के अंदर से पढ़ने की उत्सुकता आएगी। तब तब ऐसा लगेगा यार क्लास कब चलेगी, या कब पढ़ लिया जाए, जब समय मिलेगा। तो एक संस्था है WHO, इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे वर्ल्ड की है, इसकी हर जगह पे अपनी अपनी ऑफिसेज हैं। इसका मेन जो ऑफिस है वो जेनेवा में है। बात समझ गए ना? अब ये समझना है कि WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ को कैसे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, मतलब उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो एक चैप्टर अभी बाद में आएगा, उसका नाम है, उस चैप्टर का नाम है हेल्थ एंड डिजीजेज। तो उसमें भी ये चैप्टर बताया कि हेल्थ आखिर होती क्या है। तो पहले तो, लेकिन इस वाले में केवल क्या पूछा गया? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर हेल्थ क्या है। अब से बोलते हैं ना, किसी को तुम देखो, अब बोलो यार ये बहुत देखने में मतलब ठीक फिट है, बहुत मोटा नहीं है, बहुत पतला नहीं है, मतलब चेहरा उसका चमक रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, हैंडसम लग रहा है, या ब्यूटीफुल लग रहा है, जो भी है, इसका मतलब क्या, वो हेल्दी है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि हेल्दी की डिफिनेशन ये होती है, हेल्दी पर्सन वही है जो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, इमोशनली फिट हो, बिहेवियरल फिट हो, और सोशली फिट हो। बात समझ गए ना? जैसे एग्जाम्पल देखो, और हम कहें फिजिकली बहुत फिट है लेकिन मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, वो हेल्दी नहीं कहलाएगा। फिजिकली फिट है, मेंटली भी फिट है, लेकिन उसका जो सोशल वो है, मतलब क्या बोलेंगे उसको,
जो उसका सोशल एक्सपीरियंस है बहुत गंदा है, मतलब बिल्कुल सामाजिक नहीं है, उसको समाज से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सोशल इंटरेक्शन जो है बहुत ज़्यादा क्या है उसका, बहुत खराब है। तो इसका मतलब क्या, वो भी फिट नहीं माना जाएगा। उसका बिहेवियर खराब है ना, वो भी फिट नहीं माना जाएगा। मतलब WHO कहता है, WHO की वही फिट माना जाएगा जो पूरी तरह से मेंटली, फिजिकली, सोशली, बिहेवियरली ये सब तरीके से फिट हो। बात समझिए ना, क्योंकि सामाजिक होना भी तो जरूरी है ना। ह्यूमन एक सामाजिक प्राणी है। अगर समाज के बारे में वो नहीं जानेगा तो फिर क्या मतलब रह जाएगा। जैसे मान लो कि तुम लोग अगर कोई आगे चलो कुछ फील्ड में जाओगे, पढ़ने के बाद भाई कुछ ना कुछ फील्ड में जाना ही है, डॉक्टर बनोगे, मास्टर बनोगे, या कुछ बनोगे जो बनोगे, तो अगर तुम समाज को नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो तुम्हारे डॉक्टर बनने से कोई फायदा है। मान लो कोई पेशेंट आया, अब वो बताने लगा ये समस्या, तुम उसको डांट के भगा दिए, तुम ऐसे बोलते हो ये है, ऐसे नहीं हो सकता, हम ये पढ़े हम वो पढ़े। अब तुम तो पढ़े हो लेकिन वो तो नहीं पढ़ा है ना, जो पेशेंट आएगा वो तो नहीं पढ़ा है, उसको तुम्हें अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं रहेगी तुम उसको कैसे मैनेज कर पाओगे। तो बस यही है। तो फिजिकली फिट, मेंटली फिट, सोशली फिट, बिहेवियरल फिट, उसको हम लोग फिट बोलेंगे, वही होता है हेल्दी पर्सन। बात समझिए ना। अब बात आती है इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक में केवल और केवल किसकी बात की जा रही है, रिप्रोडक्टिवली हेल्थ। मतलब जो रिप्रोडक्शन से संबंधित है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन से संबंधित है, उस तरीके से फिट कैसे हो सकते हैं और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उसमें क्या क्या चीज़ आता है। तो आने में हम लोग इतना चीज़ पढ़ लीजिए, इतना चीज़ आता है क्या, हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आने में बहुत कुछ है लेकिन हमारे जो सिलेबस में है ये है। बात समझ गए ना। अब यहाँ से शुरू करने को यही है, ये अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये क्या कहता है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ए टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट रिप्रोडक्शन दैट इज फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरल एंड सोशल। ये सारी तरीके से फिट होगा, वही सब कहलाएगा रिप्रोडक्टिवली फिट माना जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो अब जैसे क्या कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये भी जानना जरूरी है कि जो रिप्रोडक्शन से संबंधित प्रॉब्लम्स है वो क्या है ना। जैसे पॉपुलेशन मान लो बढ़ रही है, जैसे एग्जांपल देखो, मान लो पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन जो बढ़ रही है तो वो उसका क्या इन्वायरमेंट पे या हमारे ह्यूमन लाइफ पे क्या उसका डिसएडवांटेज पड़ने वाला है, ये हमको इस सब बात को समझना होगा। अब समझेंगे तो बात चल पाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी, यहाँ से बात शुरू होगी। और ये बात फिर अब बात ये हमारे सिलेबस रिगार्डिंग शुरू हो रही है 1951 से। ये 1951 से बात शुरू हो गई है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब मेरा देश आज़ाद हुआ, उस समय एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे देश पे। समस्या ये थी कि हमारे पास खाने को चीज़ें बहुत कम थी और पॉपुलेशन हमारे देश की बहुत तेज बढ़ी हुई थी। मतलब उस समय को, उस दौर को देखते हुए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। ज़्यादा इसलिए मानी जा रही थी क्योंकि यार जितने लोग थे काम धाम ज़्यादा कुछ करना नहीं जानते थे, बस केवल खाने के लिए धरती पे बोझ थे। बस में तो उसको क्या माने, पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर सब लोग कुछ ना कुछ काम करें, कुछ अर्निंग करें, कुछ व्यवस्था करें तो फिर मैनेज हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को वो चिंता थी कि यार पॉपुलेशन अगर ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो फिर हम लोग अपने कंट्री को कैसे चला पाएंगे, एक दिन आएगा पूरा विस्फोट हो जाएगा। बात समझिए ना। अच्छा, पॉपुलेशन उसमें बढ़ने का रीजन भी क्या था कि जब देश आज़ाद नहीं था, उसके पहले जब देश चल रहा था तो लोगों के पास ये था कि यार जो मेरे बच्चे होंगे, हो सकता है कि सारे बच्चे जिंदा ना रहें, किसी न किसी वजह से उनकी डेथ हो जाएगी या कुछ ऐसा दिक्कत आ जाएगा। तो लोगों के दिमाग में रहता था कि यार जितना हो सके उतना बच्चे पैदा करो, है ना। 15-15, 16-16, 18-18, कोई इशू वाला, मतलब अगर 3-4 ठो निपट भी गए तो कुछ ना कुछ तो बचेगा मेरे पास। बात समझ गया ना। एक तो ये वाला रीजन था। एक तो ये था कि यार लोग अवेयर नहीं थे ना कि बच्चा ना पैदा हो उसको हम लोग कैसे रोक पाए। ये लोग कोई समझ जानते नहीं थे। जब नहीं जानते तो बच्चा हो ही जा रहा था। अब जब बच्चा हुआ तो लोग बोलते थे यार ये हमारे बस का थोड़ी है, ये तो भगवान का देन है ना, हम इसको कैसे रोक सकते हैं, ये तो ऊपर वाला दे रहा है तो हमको मिल रहा है, हमारा इसमें कोई वही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है। ये बात कोई जानता ही नहीं था कि हाँ मेरा भी कंट्रोल इसमें है। बात समझ गया ना। तो अब इसको धीरे धीरे सरकार को इसकी टेंशन होने लग गई। तो सरकार जब टेंशन होने लग गई तो सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया, उस प्रोग्राम का नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। बात समझ गए। अब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा बच्चे न पैदा करो, उसके बारे में लोगों को अवेयर कराया जाएगा, बताया जाएगा कि आखिर ये इसके अधिक बच्चा पैदा करने से क्या समस्या हो सकती है और बाद में क्या दिक्कत होगी, वो समझाने लग गया।
तो उस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया गया, और जब चलाया गया तो उसको एक RCH नाम का एक मतलब संस्थान था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH प्रोग्राम, उसको ये दिया गया। और वो जो संस्था बना, उसने क्या क्या किया, उन्होंने ये अवेयरनेस देना शुरू किया कि रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड क्रिएटिंग रिप्रोडक्टिवली हेल्थ सोसाइटी, मतलब इससे क्या आपके आगे चल के भविष्य क्या इसका होगा, और आपके इस हेल्थ सोसाइटी पे, मतलब आपकी सोसाइटी को कैसे हम हेल्दी बना सकते हैं, इसको सबको समझाने का जिम्मेदारी इसको दिया गया। बस समझिए ना, किसको, इस संस्था को, RCH। अब ये पूरा काम अपना शुरू किया तो अब यहाँ क्या किया कि एजुकेट द पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल, लोगों को बर्थ कंट्रोल के बारे में पहले बात तो अवेयर किया गया कि बच्चे थोड़ा कम पैदा करो। लोगों के पास घर घर जाते बताते, पूछो कितने बच्चे, बोलता 18 बच्चे हैं। दूसरे घर जाते बोलते मेरे पास 22 बच्चे हैं। समझ गए ना। तो लोग बताना शुरू किया कि यार इतने बच्चे पैदा करोगे तो बाद में कैसे सर्वाइव करोगे। अब सब ऐसे घूम रहे हैं, तो अब बताना शुरू किया। अब उसके बाद दूसरा क्या किया, और दूसरा क्या, बच्चों बर्थ कंट्रोल पे किया, और दूसरा केयर प्रेग्नेंट मदर और पोस्ट नेटल केयर मदर एंड चाइल्ड। और एक कुरीतियां और थी, कुरीतियां मतलब जो डिसएडवांटेज समाज में था, क्या हुआ, ये वीडियो बंद कर दें क्या, अब सुनो ध्यान से। और दूसरा क्या होता है कि पहले क्या था कि जो प्रेग्नेंट लेडी हुआ करती थी उसको लोग केयर नहीं करते थे। मतलब जानते हो, कभी पुराने ज़माने में ऐसा सुनने को आता था कि लेडी खेत में काम कर रही थी और वो बच्चे को जन्म दे दिया। मतलब सोचो, जिस दिन उसको डिलीवरी होनी होती है उस दिन वो काम कर रही है, और खेत में बच्चे का जन्म हो गया। बात समझिए ना, महिला चल रही, रास्ते में बच्चे का जन्म हो गया। मतलब क्या ये लोग जानते नहीं थे कि हाँ अब इसका समय नज़दीक आ गया, थोड़ा उसको सुरक्षा दिया जाए, इसे उस तरह से काम ना किया जाए कि बाद में कोई दिक्कत हो जाए। बात समझ गए ना। तो लोगों को इस बात के लिए भी अवेयर किया गया कि जो प्रेग्नेंट मदर है और जो प्रेग्नेंट मदर को जो केयर करना चाहिए वो केयर करिए, और जो बच्चे उनके बच्चे हो रहे हैं उनको भी केयर करिए, और जो मम्मी बच्चे को दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग, उसका क्या मतलब इम्पोर्टेंस है। और दूसरा बात, जो जेंडर के इक्वलिटी है, मतलब अगर बच्चा हुआ, लड़की होगा कि लड़का होगा, उसका बराबर हकदार है। और उसमें लोगों को अवेयर किया कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, एक समान है। बात समझ गए ना। ये सब प्रोग्राम चलाया गया कि आज लोगों को ये बात समझाया जाना चाहिए कि इन सब चीज़ों को ध्यान दें, और तब हमारे देश का थोड़ा सा मतलब उस समय की सोच थी कि हमारा देश ऐसे आगे बढ़ेगा। बात समझ गए ना। क्योंकि पहले क्या था कि यार, जैसे मान लो किसी के पास मान लो कम से कम 6 लड़कियां हो गई, लेकिन अब उसको ये लग रहा है कि मेरे को कम से कम एक लड़का चाहिए, क्योंकि जो मेरा साम्राज्य है उसका राजकुमार तो होना चाहिए। बस समझिए ना। अब वो 6 लड़की, वो तब तक फुल स्टॉप नहीं लगाएगा जब तक उसका एक लड़का नहीं मिल जाएगा। चाहे वो लड़का आते आते उसका सारा साम्राज्य बिक क्यों ना जाए, लेकिन उसको एक राजकुमार चाहिए। बात समझ गए ना। तो इसका मतलब यही बात लोग बताया जाए कि केवल राजकुमार ही काम नहीं कर सकते, राजकुमारी भी वो काम कर सकती हैं। लोग अवेयर किया गया, ऐसे लोग समझाया गया। इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम चलना गया। और देखिए, अवेयर द प्रॉब्लम ड्यू टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और जो ये पॉपुलेशन इतना तेज बढ़ रही है उसके बारे में बताया गया। ये सोशल इविल लाइक सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम, इससे जो बहुत सारे क्राइम हुआ करते थे उसके बारे में लोग बताया गया। बात समझ गए ना। अच्छा, एक बात और समझो, पहले के ज़माने में जो बच्चा पैदा करने के जो बच्चे ज़्यादा पैदा होते थे उसका एक रीजन और था। उसका रीजन ये था कि हम लोग क्लास 10 में पढ़ते थे तो एक निबंध आता था, निबंध ऐसे हिंदी में लिखने को, कि जनसंख्या पर निबंध लिखो। तो गाइड में लिखा करता था कि पहले जो है लोगों में मनोरंजन के साधन नहीं थे। मतलब आजकल तो बहुत सारे मनोरंजन के साधन है, तो लोग रिप्रोडक्शन को मनोरंजन का साधन मानते थे और फिर बोलते कि ऊपर वाले का देन है। बात समझ गया ना। तो उससे भी पॉपुलेशन क्या हो रही, बढ़ रही थी। तो ये था दूसरा। तो अब जो प्रोग्राम चलाया गया, लोगों को इस बारे में अवेयर किया गया। और उसी के आसपास इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी। इंदिरा गांधी ने फैमिली प्लानिंग को बहुत जोरों शोरों से चलवाया था। बात समझ ना। उन्होंने बोला कि सब लोग ये फैमिली प्लानिंग करो, मतलब नसबंदी करवाओ, उसको बोलते ना, मतलब हाँ, वो वही इंदिरा गांधी के समय था, इमरजेंसी, वही तो इमरजेंसी लगा था उसका। तो उसका मकसद ये था, उन्हें बोला कि सब लोग, पहले उन्हें अवेयर किया। जब इस सब काम से लोग नहीं बना तो जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे उनको बोला गया कि सबकी जिम्मेदारी है, पकड़ पकड़ के लाओ, 2-2 लोगों को वो करवाओ, अगर नहीं करवाओ तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब बेचारा पुलिस वाला हो, लेखपाल हो, सब लगे हैं भैया 2 लोग आओ नसबंदी करवा लो। अब इतना भी लोग नहीं माने,
लोग विरोध करने लग गए कि तुम ऐसे कैसी सरकार है, इसको सरकार को गिरा देंगे, ये हमारे धर्म के अपोजिट खिलाफ जा रही है, बात समझ गए ना। तो वो क्या कि जबरदस्ती करने लगी, बसों में लोग पकड़ लाते, बोले तुम्हारे बच्चे कितने, बोले 4, इसको ले चलो, अब इसको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, तुम्हारे कितने हैं, 2, इसको ले चलो, इसकी नसबंदी करवा दो, जबरदस्ती कर करके करने लगे। तो उसका खूब ज़्यादा विरोध हुआ था। फिर उसके एकदम एग्जैक्ट कहानी नहीं है, सरकार फिर इमरजेंसी उसमें लगाई गई थी, उसका कार्यकाल भी बढ़ गया था, फिर सरकार भी गिर गई थी बाद में, उसका ये हुआ था। तो ये कहानी थी, बात समझ गए ना। तो पॉपुलेशन बहुत बड़ा टेंशन था, तो उसको रोकने के लिए सब प्रॉब्लम चलाएगी। अब फिर उसके बाद दूसरा जो कंसेप्ट आया, दूसरा बात ये आया कि एम एंड नीड टू सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। अब दूसरी बात सुनो, स्कूलों में अगर कोई सेक्स एजुकेशन की बात करता था तो उसके घर के गार्जियन उसको बोलते यार कैसा मास्टर है, गंदी बात बच्चों को पढ़ा रहा है, बात समझ गए ना। लेकिन इसकी जरूरत पड़ी कि भाई यही बच्चे तो आगे चल के वो काम करेंगे, अगर हम इन्हीं को समझाना शुरू कर देंगे तो बाद में अवेयर होंगे। भाई बोलते हैं ना कि आप बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, समझदार बनेंगे, समझदार बनेगा तो कुछ ना कुछ करेगा। आपको समझदार मतलब यूँ तो समझदारी है कि अब 15 बच्चे ना पैदा करना, केवल 1 ही 2 में काम चला लो, बात समझ गए ना। तो ये सब क्या करना, ये सब क्या, अब ये टू प्रोवाइड द राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड हेल्प टू अवॉइड द सेक्स रिलेटेड मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन। जितने भी इससे उस तरह से कोई ऐसा लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन था, जैसे कि मान लो कि किसी को लड़की हो रही तो उसकी जिम्मेदार मदर है, ये भी तो मिसकंसेप्शन था, ऐसा तो है नहीं। किसी को लड़के हो रहे तो उसके जिम्मेदार फादर हैं, ऐसा तो है नहीं केवल। तो बहुत सारे जितने भी मिथ थे सबको बताया गया नहीं, ये सब अच्छी बात नहीं है, ये सबको चेंज किया जाए। और दूसरा देखो क्या किया गया, इट गिव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंज, सेफ एंड हाइजीन, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि एड्स, मतलब एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या एड्स, इसके बारे में लोग बताया, बच्चों को बताया गया। अब बच्चों को मतलब क्या, देखो क्योंकि जब बच्चे धीरे धीरे एडोलेसेंस में आते हैं तो उनके अंदर हम लोग पढ़ चुके पिछले क्लास में कि हार्मोनल चेंजेज होते हैं। उस वजह से बच्चों के अंदर जब कुछ चेंज आएगा, जब उनके अंदर ऐसा अचानक से चेंज आएगा तो बच्चे को सोचता है दिमाग में आ गया ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बात समझ गए ना। तो अब अगर उनको ये बात पता नहीं रहेगी तो हो सकता है कि उसका गलत इफेक्ट पड़ जाए। जैसे एग्जाम्पल, लड़कियों को जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा तो जब ब्लड आएगा तो उनको लगेगा ना कि ऐसा ये क्या हो रहा है, ये तो कोई जानता ही नहीं है। अब सर में मारा वो बताएगी भी नहीं, तो हो सकता है कि उससे बाद में कोई हाइजीनिक प्रॉब्लम आ जाए या कोई ऐसी बीमारी हो जाए। तो लोगों को जब बताया जाए कि नहीं ये होता है, ये नेचुरल है, ये सबके पास होगा, इसको घबराना नहीं है, ये इसको मैनेज कैसे करना है। और मान लो लड़का होंगे, जब लड़के मान लो एडोलेसेंस में आते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें आते हैं, दाढ़ी मूछ का आना, बहुत सारे फुड़िया फुंसी निकलने लगते हैं शरीर में। तो ये सबको कंट्रोल करने के लिए मतलब उनको टेंशन ना हो, उसको बताया जाए कि हाँ ये चीज़ होती है। और बहुत सारी, क्योंकि बच्चे जब धीरे धीरे क्या होते हैं ना, जब आते हैं तो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं लेकिन उनका मेंटली मैच्योर नहीं होते हैं, तो फिर बहुत कुछ करने को सोचने लगते हैं। तो उनको ये बताया जाएगा कि नहीं ये सब अभी नहीं करना है, गलत बात है, एक नियम के अनुसार करना है, एज के अनुसार करना है। तो बताया जाएगा, ये बताएंगे तभी तो उनका होगा। और बाकी बहुत सारी देखो, हाइजीन कैसे रखें, हाइजीनिक कैसे रहें, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब जो सेक्सुअल से बीमारी फैलती हैं उसको भी बताया जाएगा आखिर इस क्यों होता है, इसको क्या रीजन है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये कितनी खतरनाक है, अगर किसी को हो जाएगा उसका ट्रीटमेंट नहीं, सब बताएंगे तभी तो बाद में। तो ये सारा काम किया जाने लग गया धीरे धीरे। अब उसके बाद देखो, अब कुछ डाटा पे नजर डालते हैं जिसके अनुसार हमारी बात शुरू होगी। इसके डाटा पे जनसंख्या के, तो फिर उससे रिलेट करके हम बातों को समझ पाएंगे कि हम लोग इसमें कैसे इसको कंट्रोल करने वाले हैं। अब ये द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, जो अगर बात करें ये 19 की बात है, लगभग पूरे विश्व की बात करेंगे तो उस समय 2 बिलियन था, और ये 2000 में बढ़ के 6 बिलियन हो गया, और ये 2011 में जो काउंटिंग हुआ उसमें 7.2 बिलियन देखने को मिला। मतलब किस रेट से देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अब इस डाटा को देख के ये बात पता लगेगा कि पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ेगा तो पक्का कभी ना कभी दिक्कत तो होएगी ही, बात समझे ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अब देखो, अगर उसी समय अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये लगभग 350 मिलियन था, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तुम लोग जानते होंगे। तो 350 मिलियन था, और ये फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय ये बढ़ के 1 बिलियन हो गया ये 2000 में, और ये 1.5 बिलियन क्रॉस कर गया 2011 में। 2011 में लास्ट काउंटिंग हुई थी, अब इस समय फिर काउंटिंग शुरू हो गई है। तो हर 10 साल में काउंटिंग होनी चाहिए। 2001 में हुआ था, 11 में हुआ था, 21 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से पीछे हो गया, फिर बहुत पीछे हो गया, अब जाकर शुरू हो रही धीरे धीरे प्रोग्राम बन रहा है ना। अब आएगा डाटा तो फिर पता नहीं कितना आ जाए, इस समय कितना आ रही, उस समय कितना थी 1.52 बिलियन है ना थी। अब यहाँ पे देखो, अगर इस बात को ध्यान में रखा जाए इंडिया के, तो एवरी 6 पर्सन आर
इन वर्ड इंडियन, मतलब अगर पूरे वर्ड से 6 आदमी को ले आओ और लाइन से खड़ा कर दो तो हर उस में छठवां आदमी इंडियन होगा। बात समझिए ना, मतलब इंडिया पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रही है, कितना मतलब इंडिया प्रोडक्शन कर रहा है, बात समझ सकते हो। अब अकॉर्डिंग टू द 2011 मतलब 2011 सेंसस रिपोर्ट आवर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। 2011 में थोड़ा सा जो ग्रोथ रेट था वो थोड़ा सा कम हुआ था, बात समझ गए। अब ये रेट दैट इज 2% मतलब 2% थी, मतलब पर ईयर जो रेट है ये 20/1000 पर ईयर ऐसा कर सकते हैं जो डाटा दिया गया। तो ए रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, मतलब जो इतना तेजी से बढ़ रही थी तो 2011 में कुछ थोड़ा सा कम हुआ था, देखने को मिला था कि हाँ उसमें थोड़ा सा रेट कम हुआ, लोग अवेयर हुए थे, बात समझिए ना। अब उसके बाद देखो, हाँ ये है। अब यहाँ पे आता है कि आखिर क्या रीजन है, पॉपुलेशन बढ़ने का रीजन फिर क्या हुए। जब देश आज़ाद हुआ पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो उसका रीजन देखो, एक तो कुछ तो रीजन हम बता दिए कि लोग उसको ऊपर वाले का देन मानते थे, ये हमारे बस में नहीं है, ये तो होएगा ही, लोग अवेयर कम थे कि हम उसको कंट्रोल कैसे करें। दूसरा ये था कि पहले के लोगों के दिमाग में ये था ना कि जितने बच्चे होंगे सबके दिमाग में था कि अगर मानो 6 बच्चे हुए तो हो सकता है 2-3 निपट जाएंगे, तो केवल 3 ही बचेगा। लेकिन अब वो निपट के ना, क्योंकि हो सकता है उनको कोई बीमारी हो जाए या कोई ऐसी आपदा आ जाए, तो लोग सरकार जब धीरे धीरे डेवलप होने लगी तो अपनी हेल्थ फैसिलिटी क्या करने लगी, बढ़ाने लग गई, जो अपनी मेडिकल फैसिलिटी वो बढ़ाने लग गई। जब मेडिकल फैसिलिटी बढ़ने लगी, जब मेडिकल फैसिलिटी बढ़ने लगी तो लोगों के मरने का जो रेट है वो कम होने लगा, बात समझ गए। अब जो लोगों का मरने का रेट कम होने लग गया तो उस वजह से पॉपुलेशन क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई। अब देखो क्या है, सबसे पहले ये देखो, इंक्रीज द हेल्थ फैसिलिटी एंड बेटर लिविंग कंडीशन। जब लोग अवेयर होंगे तो यही तो बात आएगी, मेडिकल व्यवस्थाएं बढ़ाओ, जो लोगों के रहने की कंडीशन तो अच्छी होने लग गई, लोग मरने कम लग गए। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मतलब डेथ रेट कम हो गया। और ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अर्थात MMR एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब बच्चों के मरने का रेट IMR, ये दोनों क्या हो गया, कम हो गया। नहीं पहले ऐसा हुआ करता था कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसी दौरान मर जाती थी, वो बच्चे को जन्म दी उस दौरान बच्चा भी मर गया, जच्चा भी मर गया, जच्चा मतलब मदर, जच्चा बच्चा दोनों मर गए, है ना। तो कोई वैसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब दोनों बचने लग गए, इससे पॉपुलेशन क्या हो गई, बढ़ने लग गई। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसेबल एज। अब देखो इसका इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो 2 पेरेंट्स थे, मतलब मदर और फादर थे। अब ये मदर फादर लोगों ने मिल के कम से कम 12 बच्चे एक पूरी क्रिकेट टीम में एक से ज़्यादा पैदा कर दिए। अब सोचो जब इनका समय था तो ये लोग पैदा करने में 2 ही लोग थे, जब इनके अगली पीढ़ी का समय आएगा तो पैदा करने 12 लोग हैं। अब ये लोग 12 करेंगे, 12 में 144 हो जाएगा, बात समझ गए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपुल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं उनकी नंबर क्या हो गई, बढ़ गई। जब बढ़ गई तो पॉपुलेशन ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सोचो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या दिक्कत आएगी, रोटी कपड़ा और मकान, पहली तो बात यही समस्या आएगी, बात समझ गए ना। फूड शेल्टर और क्लॉथ, ये तीनों चीज पहली बात दिक्कत आएगी। लेकिन अगर अगर कोई काम करे दूसरे देश में जाए वहां से अर्निंग करे तो ठीक है, लेकिन अगर अब वो बस केवल बच्चे पैदा हो गए हैं, धरती पे बोझ बन गए हैं, ना पढ़ लिख रहे हैं, बस ऐसे आवाज की तरह घूम रहे हैं, तो कुछ करेंगे नहीं तो बोझ तो ये है, तो अब उनको ये सब दिक्कत आएगी। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा मेन दिक्कत तो यही है, उनको फूड नहीं मिलेगा, शेल्टर नहीं मिलेगा और क्लॉथिंग नहीं, ये सब समस्या देखने को मिलेगी, बात समझ गए ना। अब कंट्रोल कैसे किया जाए उसको थोड़ा सा, जो कंट्रोल करने की क्या क्या कैसे कैसे करने हैं उसको समझ जाते हैं। अब ये देखो क्या करना है, लोगों को मोटिवेट किया जाए। स्मॉल फैमिली बाय यूजिंग द कंट्रासेप्टिव मेथड, या लोगों को अवेयर किया जाए। ये उस समय का स्लोगन दिया गया था, हम दो हमारे दो, मतलब वी टू अवर टू, हम दो हमारे दो। कुछ उससे और बुद्धिमान लोग थे जो बोले हम दो हमारे एक, बात समझ गए ना। और उससे भी कुछ इस समय और बुद्धिमान लोग हैं जो बोलते हैं हम सिंगल रहेंगे, हमारे एक कोई नहीं होगा, बात समझ गया ना। तो अब वो थोड़ा एक्स्ट्रा आर्डिनरी माने जाएंगे अपने आप को। तो उस समय का स्लोगन ये था, लेकिन अभी समय मतलब बोल देना कि यार शादी वादी नहीं करना चाहिए, लोग बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं यार बेकार है, कोई मतलब नहीं, अकेले ही रहो, ये है दुनियादारी, बहुत सारी न्यूज़ सुनने को मिलता है। अच्छा तुम भी उसी में हो, अच्छा, अरे वो बोला हम भी उसी में हैं, हम एक हमारे एक भी नहीं।
तो लोग बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती रहती है कि फला का फला से ये हो रहा था, उसको दूसरे ने मार दिया, तीसरे ने मार दिया, वो खुद ही ने मर गया, इससे बहुत सारी चीज़ सुनने में, तो लोग बोलते हैं यार इससे अच्छा कौन कवाहत पाले, इससे अच्छा हम अकेले रहें। बात समझिए ना, तो वो सही रहेगा। अब दूसरी बात देखो, उस समय की सोसाइटी मतलब फिर क्या कैसे कंट्रोल किया गया कि लोगों की जो शादी करने की एज थी उसको एक नियम लगा दिया कि अगर कोई लड़की है तो 18 साल से कम में शादी नहीं हो सकती, अगर लड़का है तो 21 साल से कम नहीं हो सकता। ये पुराना डाटा है, अब ये भी बढ़ गया है। अब कितना, अब ये कहता है 21 एंड 23 कर दिया गया है, फीमेल का 21 और मेल का क्या हो गया 23। लेकिन ये डाटा पुराना है, तो जब एनसी जब बुक में आएगा क्वेश्चन में तो यही लिखना पड़ेगा क्या 18 और 21। बात समझ में गए। तो अगर अब देखो पहले क्या था, इससे पहले क्या था कि बच्चों की कम उम्र में शादी कर देते थे, मतलब 15 साल 16 साल 14 साल में। तो अब जब से शादी हो गई बच्चा पैदा करना शुरू, अब ये 50 साल तक मतलब कंटिन्यू चलता था। बात समझ गए ना। तो अब क्या होगा, अब उसको कम कर देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ऑलरेडी कम हो जाएगा। लेकिन अब तो लोग अब समझदार हो गए, हम लोग करते नहीं है, तो मतलब देखते हैं 25 साल के ऊपर ही करते हैं शादी, लगभग 30 साल 32 साल तक पहुंचा रहते हैं। बात समझिए ना। तो ये सब, तो अब इसका थोड़ा सा लोग ऐसा नहीं कि अवेयर नहीं हो रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं। बात समझिए ना। अब एक एक दूसरा बात आता है कि अब बच्चे पैदा ना करने को हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कैसे उसको मेजर क्या यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे इसको अगर एक बार ऐसे कहें ना, एक आम बोलचाल की भाषा में इसको बोल सकते हैं बच्चे ना पैदा करने का जुगाड़ है। समझ गए ना। अब वो जुगाड़ क्या है, कंट्रासेप्टिव मेथड या कंट्रासेप्टिव बोलते हैं उसको। अब सबसे पहले क्या है कि कुछ ऐसी कंट्रासेप्टिव हैं जो कि आइडियल हैं, मतलब बच्चे ना पैदा हो उसको क्या बोलते हैं आइडियल कंट्रासेप्टिव। अब वो आइडियल कंट्रासेप्टिव क्या क्या है, इसे देखो, वो उसका क्या कैरेक्टर होना चाहिए, पहले हो गया यूज फ्रेंडली, मतलब वो आसानी से यूज हो और इजिली अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो और रिवर्सिबल हो। मतलब हम जिस कंट्रासेप्टिव का यूज करें वो आसानी से मिल जाए, उसको बहुत फ्रेंडली यूज कर सकें, और वो रिवर्सिबल हो, मतलब जब चाहे बच्चा पैदा हो जाए, जब चाहे ना हो। बात समझिए ना, ये हो। दूसरा क्या है, इसका या तो बहुत कम हो या बिल्कुल साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बस केवल लिखा रहता है दवाइयों में कि नो साइड इफेक्ट, लेस साइड इफेक्ट, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबका खूब साइड इफेक्ट होता है। बात समझे ना। अब इट शुड नॉट इंटरफेयर विथ सेक्सुअल डिराइव या डिजायर्स एंड सेक्सुअल एक्ट, मतलब ये जो तरीके अपनाए जाएं वो सारे तरीके जो गवर्नमेंट या जो हमारी बॉडी की अथॉरिटी है उसके द्वारा लगाए गए मेजरमेंट के अनुसार ही हो। क्या मतलब ये है, जैसे मान लो कोई बोलता कि हाँ बच्चे को एवार्ड करवा देना, जो वो तो होता है ना कि मान लो पता कर लिया मेल है कि फीमेल, उसको एवार्ड करा दिया, ये तो इलीगल है। अब एवार्ड कराएंगे तो पॉपुलेशन तो घटेगी ही ना, बच्चा पैदा होने पॉपुलेशन कम हो जाएगी, लेकिन क्या है ये तो इलीगल है। तो ऐसा मेजरमेंट मतलब ऐसा मेजर नहीं अपनाना है जो हमारे कानून के अगेंस्ट है। बात समझ गया ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए उसको उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल कंट्रासेप्टिव। इतना बात समझ आई। अब उसके बाद देखो, अब जो कंट्रासेप्टिव है, अब किस कंट्रासेप्टिव का यूज करें, कितने टाइप कंट्रासेप्टिव होती हैं, तो अब उसको समझते हैं कि मतलब अब इसमें क्या समझना है कि मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्सेस, मतलब सेक्स करने के साथ साथ बच्चे पैदा ना हो, बस उसी बोलते हैं ये टेक्निक। अब देखो क्या है, पहला आता है नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, है ना। ये नेचुरल है और ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये नेचुरल है। बात समझ गए ना। अब इसमें क्या होता है, ये अवॉइड द चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग इन द इट इंक्लूड, मतलब ये जब भी होगा मतलब कभी भी ओवम और स्पर्म आपस में मिलने नहीं पाएगा, और जब मिलने नहीं पाएगा तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बस यही एक चीज ध्यान देना है कि ओवम को क्या बोलते हैं स्पर्म से मिलने ना पाए, जब मिलेगा नहीं तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होएगा। बस समझ रहे हो ना। बंद कर देंगे इसको थोड़ी देर के लिए। चलो देखो, अब देखो क्या है, पहला नेचुरल मेथड क्या है, पहला है बोलते हैं उसको पीरियोडिक अब्स्टेंस, अब अब्स्टेंस ना, पीरियोडिक अब्स्टेंस पढ़ेंगे ना इसको। देखो इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये होता है अवॉइड द क्वाइटियस, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब सेक्स फ्रॉम डे 10 to 16 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब इसको सॉरी 17 अब इसको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड टू प्रिवेंट द कंसेप्शन। मतलब क्या, जो जब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल का, उसमें से जो 14th डे होता है उस डे के दिन क्या होता है, ओवुलेशन होता है। बात हम बताए थे ना ये बात कि अगर ओवुलेशन हो जाएगा तो अगर स्पर्म गया है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और अगर ओवुलेशन के पहले स्पर्म चला गया तो फर्टिलाइजेशन
नहीं होगा। और ओवुलेशन होने के बाद कुछ दिन बाद ओवम खत्म हो गया तो भी नहीं होगा। तो वो पीरियड कौन है, वो पीरियड कौन है, केवल और केवल डे 10 टू डे 16 तक, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के 10वें दिन से 17वें दिन तक, ये दिन क्या है, फर्टाइल पीरियड में माना जाएगा। तो ये दिन छोड़ के बाकी दिन में क्वाइटियस करने से, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर ये दिन छोड़ किया जाए तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक अब्स्टेंस। बात समझिए, ये भी तो नेचुरल मेथड है, किसी पर कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या आएगा, क्वाइटियस इंटरप्टस या विथड्रॉल मेथड। देखो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस करते समय जिस समय इजाकुलेशन होना होगा उसके जस्ट पहले पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लिया जाए, है ना, मतलब उसको अब वो इंसेमिनेट ना होने पाए। अब जब इंसेमिनेशन नहीं होगा अर्थात अंदर स्पर्म नहीं जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि बाहर निकल जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बात समझ गए ना। तो उसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं क्वाइटियस इंटरप्टस या विथड्रॉल मेथड। अब एक तीसरा नेचुरल मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरिया। बात सुन रहे, इसको मतलब यह हुआ कि जब कोई भी मदर बेबी की डिलीवरी होती है, मतलब बच्चे को जन्म देती है, और जब तक वो बच्चे को दूध पिलाएगी तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती ही नहीं है। और वो जो डाटा दिया गया है वो डाटा है 6 मंथ। बात समझिए ना, लगभग 6 महीने तक जब तक उसके अंदर लैक्टेशन का पीरियड चलेगा, मतलब जब मिल्क फीड करेगा बेबी, तब तक उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब पीरियड नहीं आएंगे। जब पीरियड नहीं आएगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, जब ओवुलेशन नहीं होगा तो ओवम मैच्योर नहीं होगा, जब ओवम मैच्योर नहीं होगा तो स्पर्म से मिलेगा नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बात समझ ना। तो अगर इतने दिन तक सेक्सुअल इंटरकोर्सेस किया जाएगा और तब तक किसी प्रकार का कोई भी ओवम फॉर्मेशन नहीं होगा। हालांकि ये डाटा 6 मंथ दिया गया है, लेकिन ये डाटा फीमेल टू फीमेल वेरी भी करता है, लेकिन हमको क्या लिखना पड़ेगा, 6 मंथ। बात समझ गए। अब ये कभी कभी किसी में 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल भी हो सकता है, लेकिन जो डाटा दिया गया है एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, 6 मंथ। बात समझ गए। तो ये सारी मेथड क्या हो गई, ये सारी मेथड हो गई नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। बात समझ में आई, आ रही है, बताओ आवेश, चार्ज हो रहे हो कुछ। अब देखो अगला आता है बैरियर मेथड। अब ये ट्रेडिशनल नहीं है। अब इसमें क्या होता है, देखो ये क्या करता है, प्रिवेंट द फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ये दोनों को क्या कर देता है, रोक देता है मिलने से। अब मिलने से रोकता है तो इसके लिए सबसे पहला है कंडोम, इसको क्या बोलते हैं, निरोध, इसका दूसरा नाम होता है। ये प्रकार का ये रबर है या लैटेक्स शीट है, ये क्या करता है, ये कंडोम का जो मेल का होता है, ये मेल के पेनिस को कवर कर देता है। और कुछ कंडोम फीमेल के भी आते हैं जो कि कवर द वेजाइना ऑफ सर्विक्स, है ना, वेजाइना एंड सर्विक्स कवर कर देते हैं। जैसे ये वाला मेल का है और ये वाला किसका है, फीमेल का है ना। तो ये कंडोम आर यूज जस्ट बिफोर द क्वाइटियस, क्वाइटियस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब सेक्स करने से पहले इसका यूज करेंगे। दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। बात समझिए ना, तुरंत आसानी से वो रुक जाएगा, एंट्री नहीं होगा। जब एंट्री नहीं होगा, अब इसके जानते ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। इसका रीजन क्या है कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी बीमारियों से जो एसटीडी होती हैं। एसटीडी होने का खतरा रहता है, मान लो किसी पार्टनर का ये कोई एसटीडी है तो उसको ट्रांसफर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो इसको रोकता है, अर्थात एड्स मुहक में रुक जाएगा। और ये इजीली अवेलेबल है और ये डिस्पोजेबल है। दूसरा, इट कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, मतलब अपने से ही जो पार्टनर है वो अपने इंसर्ट कर सकते हैं बाय द गिवन प्राइवेसी टू यूज। किसी प्रकार की कोई प्राइवेसी का इशू नहीं है, ये किसी को बताना पड़ेगा, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, बस जिसको यूज करना है बस वही आसानी से समझेगा। बस समझ गया ना। अब दूसरा देखो आता है डायफ्राम। अब डायफ्राम और कंडोम में बस केवल एक डिफरेंस ये होता है कि जो कंडोम होता है ना वो केवल सिंगल यूज के लिए है, एक बार यूज करो उसको फेंक दो। अब ये क्या होता है, इसको डायफ्राम बोलते हैं या सर्वाइकल कैप्स या वॉल्ट बोलते हैं। ये मेड बाय द रबर एंड इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब देखो क्वेश्चन इसमें ये बनेगा कि कंडोम मेल और फीमेल दोनों के लिए बना है ना, पहले मेल के लिए थे, बाद में फीमेल के लिए बनाया गया। लेकिन जो ये होता है ये केवल कौन यूज करेगा, केवल फीमेल के लिए, है ना। ये करेंगे, ये कवर द सर्विक्स एंड ड्यूरिंग क्वाइटियस दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, दे आर रीयूजेबल। अब इसमें क्या अंतर है, वो सिंगल यूज था, ये कैसा होगा, ये रीयूजेबल होगा, एक बार यूज करो फिर उसको स्टेराइल करके दोबारा यूज कर सकते हो। तो एक ये हो गया डायफ्राम। अब तीसरा आता है स्पर्मिसाइडल क्रीम या जेली या फोम। ये कुछ क्रीम्स आती हैं, उसको क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट पे लगा लेने से। जब रिप्रोडक्टिव पार्ट पे लगा लेते हैं उसके पहले क्वाइटियस से पहले लगा के जब वो स्पर्म उसके अंदर जाएगा रिप्रोडक्टिव पार्ट में, मतलब सर्विक्स वाजाइना में,
तो क्या होगा, उस स्पर्म को वो पंचर कर देगा। पंचर मतलब है कि उसकी मोबिलिटी को क्या कर देगा, रोक देगा। जब मोबिलिटी उसको रुक गई है तो अपने टारगेट तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। बात समझ गए ना। हालांकि ये पूरा आइडियल नहीं, मतलब अगर इसको यूज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि हाँ नहीं होगा, क्या पता कि स्पर्म बहुत ज़्यादा हेल्दी पहुंच ही जाए उसको खत्म करके। बात समझ ना। लेकिन ये है इसका मतलब, अगर इसको यूज करेंगे तो ये क्या कर देता है, इट आर यूज along with these barriers to increase the contraceptive effect, मतलब ये contraceptive effect क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। बात समझ गए। ये क्या हो गया, कौन सा मेथड हो गया, बैरियर मेथड। बात समझे। अब देखो आएगा अगला, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, या इसको बोलते हैं आईयूडी। अब ये क्या होता है, ये एक कुछ स्पेशल टाइप की डिवाइस होती है ना, वो यूटेरस के अंदर इंसर्ट कर दी जाती है। अब वो थोड़ा सा ना लॉन्ग समय के लिए होती है, कुछ दिन तक रहेगा। बात समझ गए ना। अब ये देखो, ये जो दिखाई दे रही है, ये सब इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। अब इसमें क्या होगा कि ये क्या करती है, पहले तो ये करती क्या है समझना पड़ेगा। दीज आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर, मतलब ये इसमें अपने आप कुछ नहीं कर सकते, इसको डॉक्टर से या नर्स से इंसर्ट कराना पड़ेगा। इन द यूटेरस थ्रू वेजाइना दे इंक्रीज द फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। अब इनका काम क्या होता है, जब स्पर्म आएगा तो उसको क्या कर जाएंगे, खा जाएंगे। खा मतलब फाइगोसाइटोसिस, कुल मिला के उसको पंचर ही करेंगे, उसको खत्म कर देंगे, उसकी मोबिलिटी कमजोर कर देंगे, वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। बात समझ गया, ये हो गया। अब ये आईयूडी और आइडियल मेथड टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन, मतलब ये एक आइडियल मेथड है। ये भी क्वेश्चन आता है इसमें कि आइडियल मेथड क्या है, तो आईयूडी क्या है, आइडियल मेथड है। अब फेल हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा है वो लिखा है कि आइडियल मेथड है। बात समझिए ना। तो इसको हम लोग को आइडियल मान के चलना पड़ेगा, किसके लिए, प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए और दो बच्चों के बीच में गैप बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। अब इसमें देखो ये तीन टाइप की होती है, एक होती है नॉन मीडिएटेड आईयूडी, एक होती है कापर रिलीजिंग आईयूडी, और एक होती है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। बात समझ में आ रही है। अब तीनों का मतलब समझते हैं। देखो तीनों के, ये जो नॉन मीडिएटेड आईयूडी है ये क्या होती है, ये क्या करते हैं, स्पर्म की मोर्टेलिटी को क्या कर देती है, सस्पेंड कर देती है, मतलब स्पर्म मोटाइल नहीं रह जाएगा। जब स्पर्म मोटाइल नहीं रह जाएगा तो जा अपने टारगेट तक अर्थात फैलोपियन ट्यूब में पहुंच ही नहीं पाएगा। जब फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंचेगा तो उसको क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, है ना। अब इसमें देखो क्या आती है, इसका याद करने वाली जो बात है कि नॉन मेडिएटेड आईयूडी में क्या आएगा, लाइपेज लूप आता है। बात समझ गए, क्या आता है इसमें, लाइपेज लूप, ये याद रखना है। दूसरा क्या आता है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, एक ऐसी आईयूडी होती है जो कि कॉपर रिलीज करती है, और ये क्या करेगी, देखो ये करती है कॉपर आयन सप्रेस द मोर्टेलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म के मोर्टेलिटी को रोकती है और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी रोक देती है। और ये कौन होती है, ये आती है कॉपर टी, कॉपर 7 और ये मल्टीलोस 375, ये तीनों किसका एग्जाम्पल है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का। बात समझ गए। और तीसरा आता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। देखो इसमें क्या आती है, दे मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ये सब सारा टर्म एकदम दिमाग में आएगा तभी क्वेश्चन बनेगा कि वो पूछेगा कि ये क्या करवाती है। देखो ये क्या करती है, स्पर्म की मोर्टेलिटी को रोक देती है, और ये क्या करवाती है, ये स्पर्म की मोर्टेलिटी को रोक देती है। लेकिन ये क्या करती है, जो यूटेरस है उसको अनसुटेबल बना देती है इम्प्लांटेशन होने से, कि मतलब अगर स्पर्म आ भी गया है, फर्टिलाइजेशन हो भी गया है, तो वो इम्प्लांट नहीं होने पाएगा। जब इम्प्लांट नहीं होगा तो आगे डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ये उसको रोकती है। तो ये सब याद रखना है। और ये क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है ये प्रोजेस्टेट और LNG-20, ये किसका एग्जाम्पल है, ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का। अब ये कैसे फिट किया थी, देखो ये एक्चुअली ऐसे ये टी टाइप की एक डिवाइस होती है, इसमें से कॉपर रिलीजिंग वो लगे होते हैं। इसको क्या करते हैं, एक ऐसी पाइप लेते हैं, उस पाइप में पहले इसको ऐसे मोड़ के ऐसे मोड़ के उसमें पाइप में घुसा देते हैं, फिर इस पाइप को ऐसे वेजाइना के रास्ते से इसको अंदर डालते हैं, फिर इसको खींच लेते हैं। जब खींच लेंगे तो ये जो अंदर मुड़ा हुआ है ये जाके ऐसे और ऐसे फंस जाएगा इसमें। बात समझ गए ना। तो इस तरह से ये क्या होता है, फिट हो जाता है। लेकिन ये डॉक्टर के द्वारा या नर्स के द्वारा ही फिट हो जा पाएगी, अपने से ये नहीं हो पाएगा। तो ये क्या हो गया, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ये इसको बोला गया। अब इसमें तीन टाइप के मिला, तीनों का एग्जाम्पल और तीनों की बात एकदम अच्छे से याद रखने की जरूरत है। अब आता है एक, ये 4th नंबर, इसको बोलते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव। ये पहले खूब प्रचलित थी, अब इसका स्कोप थोड़ा कम हो गया। इसमें क्या होता है, कुछ गोलियां होती हैं, टैबलेट्स, उसको फीमेल को खाना पड़ता है। अब वो कौन सी है, उसमें होता क्या है, देखो उसमें या तो प्रोजेस्टेरोन होगी या प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों होगा। उस टैबलेट में क्या होता है, या तो प्रोजेस्टेरोन होता है या तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों होगा। अब ये क्या कहता है, कॉम्बिनेशन इनका होगा।
अब देखो ये कब लिया जाता है, अगर जिसको ये चाहिए कि हाँ बेबी ना हो उसको 21 दिन तक इसको लेना पड़ेगा। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से ये 21 और ये 5वें दिन से, देखो ये 5वें दिन से स्टार्ट कर देना पड़ेगा और ये 21 दिन तक लेना पड़ेगा। मतलब ये आफ्टर द गैप ऑफ 7 डे, मतलब 7 दिन छोड़ के स्टार्ट करना है और 21 दिन तक लगातार लेना है ना। और उसको एक्चुअली एक पहले आती थी, उसका नाम था माला डी करके, है ना। वो इसमें से बना होता कि आज ये वाली खाना है, कल वो वाली खाना है, उसमें से बना होता था, समझ गए ना। तो ये टेबलेट थी, हालांकि इसका साइड इफेक्ट भी खूब है, क्योंकि हर दिन एक टेबलेट खाना बिना मतलब का, तो कुछ ना कुछ तो बॉडी पे इसका साइड इफेक्ट पड़ेगा ही ना। तो उसका साइड इफेक्ट था, ये हो गया। अब देखो ये क्या कहता है, ये शुड बी रिपीटेड ऑन द सेम पैटर्न, मतलब फिर ये 21 दिन तक खाओ, फिर 7 दिन छोड़ के जब फिर शुरू होगा तो फिर से खाना शुरू करो, जब तक आपको चाहिए कि हाँ बेबी ना हो तब तक इसको खाते रहो। हालांकि इसका यूज बहुत कम हो गया, बहुत लोग कम करते हैं। अब ये देखो ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट बात, दे इनहिबिट द ओवुलेशन। ये क्या करते हैं, ओवुलेशन ही नहीं होने देता, मतलब जो ओवम मेच्योर होकर बाहर निकलता है उसको ये रोक देता है। जब वो रुक जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये करता है इनहिबिट द ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन एंड थिकन सर्वाइकल म्यूकस, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। और जो सर्वाइकल का म्यूकस है उसको थिक कर देता है, जिससे कि स्पर्म की एंट्री को रोक दिया जाए। बात अब दूसरे जगह, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद द लेसर साइड इफेक्ट। ये यहाँ तो ये बात लिख दिया लेसर साइड इफेक्ट, लेकिन अभी बाद में बताया कि हाँ इसका साइड इफेक्ट होता है। लेकिन तुम भी सोचो कोई ऐसा एलोपैथी दवाई है जिसका साइड इफेक्ट ना हो, कोई ऐसी है? कुछ ना कुछ सबका होता है, भले उसमें क्यों ना लिख दे ये एकदम नेचुरल, एकदम खेत से निकाल के ला दिया गया है इसको। बाबा रामदेव वाले जो टैबलेट आती हैं बहुत सारी, एकदम शुद्ध देसी, पता नहीं कहाँ घर से निकाल लिया गया। अरे उसको कुछ भी करोगे, केमिकल तो मिलाओगे नहीं, प्रिजर्व कैसे होगा? बस होगा ना, इतना सारा लेबलिंग लगा देते हैं, बोलते हैं एकदम शुद्ध देसी, बस में फिर टेस्टिंग होता पकड़ जाता है, ये तुम कैसे कर रहे हो, बहुत सारा केस चल रहा है। बात समझ गए ना, ये हो गया। अब दूसरा देखो ये है, एक और टेबलेट आती है, उसका नाम है सहेली। इस सहेली को एक लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है, उसको बोलते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कभी लखनऊ जाना होगा तो जाके देख लेना, बहुत बढ़िया बना है, उसको जानकारी मिलेगी उसमें। CDRI बोलते हैं उसको। इस CDRI ने इसको डेवलप किया था ये, और इसका नाम होता है सहेली। ये कुछ इस तरह की होती है। इसको पर डे यूज नहीं करते हैं, क्योंकि लोग हर दिन खा खा के थक गए थे, तो इसने एक नया एडवेंचर किया और बोला कि इसको आप हफ्ते में केवल 1 दिन खाइए। तो ये सहेली इसका कुछ लोग यूज करते हैं, लेकिन अब इसका यूज बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये हफ्ते में 1 बार यूज की जाने वाली है। ये लिखा है देखो, ये नॉन स्टेरॉइड है, ये प्रिपरेशन, इट इज द वंस इन अ वीक पिल विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू। इसकी कंट्रासेप्टिव वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, और ये हफ्ते में 1 बार यूज की जाती है ना। अब एक और आता है इंजेक्शन। क्या आता है, इंजेक्शन। अब इंजेक्शन मतलब क्या होता है कि स्किन के अंदर ये प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों, इसका कॉम्बिनेशन मिला के स्किन के अंदर इंजेक्ट कर लिया जाता है। इंजेक्ट कर लेते जब वो, तो उसमें क्या होगा कि वो क्या करता है, ये मोड ऑफ एक्शन दैट पिल्स दैट देयर इफेक्टिव टू पीरियड आर मच लॉन्गर। ये कुछ दिन तक, लगभग 3 साल 4 साल 5 साल, जैसे एक बार इंजेक्ट कर लिए तो लगभग 2 से 3 साल तक वो मतलब खाली, मतलब अब उसके अंदर ओवुलेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब स्किन के कहाँ नीचे अंदर इंसर्ट करना है वो डॉक्टर बताएगा। बात समझ ना, अब कहाँ पे ऐसे इंसर्ट करना है वो डॉक्टर बताएगा। बात समझ गए ना। अब यहाँ पे एक बात दिया गया है, प्रोजेस्टेरॉन और ये, या तो प्रोजेस्टेरॉन दोनों, इनके कॉम्बिनेशन को या आईयूडी को, इसको ना इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स बोला गया है। अगर इन दोनों प्रोजेस्टेरॉन को अगर इकट्ठा कर खाया तो इमरजेंसी पिल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वाइटियस के 72 घंटे के अंदर, बात समझिए ना, 72 घंटे के अंदर अगर इसको खा लिया जाएगा तो फिर वो जो है इम्प्लांटेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन मान लो हो भी गया तो इम्प्लांट नहीं होगा, तो इसको इमरजेंसी पिल्स बोला जाता है। लेकिन यह है कि 72 घंटे के अंदर ही इसको लेना पड़ेगा, और 72 घंटा डाक गया है तब ये काम नहीं करेगी, है ना। तो इसका फिर यूज करते हैं लोग कब, कि मान लो ये प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में, और कब, जब मान लो कोई कैजुअल इंटरकोर्स करता है और सारा ऊपर वाला जो मेजरमेंट यूज करने के बाद फेल हो जाता है, तब फिर इसका यूज करता है। मान लो कोई यूज नहीं किया, ना बैरियर यूज किया, ना कोई नेचुरल मेथड यूज किया, उसके बाद भी अब करता नहीं यार कोई डाउट हो गया, तो 72 घंटे के अंदर इसका यूज कर लो, काम खत्म। और फिर रेप केस में जब मान लो कभी किसी का रेप हो जाता है तो फिर उसका यही ऑप्शन है ना, कि रेप के 72 घंटे के पहले उसको खिला दिया जाए तो फिर वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, है ना। तो इसलिए इसको इमरजेंसी पिल्स बोल सकते हैं हम लोग, इसको इमरजेंसी में ये यूज किया जाता है। बात समझ गए। अब एक आता है सर्जिकल मेथड, या इसको स्टेरिलाइजेशन मेथड का होता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बात समझ गए। इसको सीधा कट कर दिया जाएगा
फुर्सत, इसी को नसबंदी बोलते थे, जो इंदिरा गांधी पकड़ करवाया करती थी। उसका मकसद यही था कि अगर मान लो फीमेल का है तो फीमेल का जो होता है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। अब इसमें क्या होता है, अगर जो ये फैलोपियन ट्यूब है इसको दोनों को काट के ऐसे बांध दिया जाता है। अब ये ओवम यहाँ से जाके यहाँ ना ना ओवम इधर क्रॉस कर पाएगा ना इस पर यहाँ पहुंच पाएगा, ना वो पहुंचेगा ना वो पहुंचेगा, दोनों क्या हो जाएगा, क्या हो गया, दोनों कट गया। अब ये लेकिन ये क्या होता है, ये इरिवर्सिबल है, ये उसी को करवाया जाएगा जिसके बच्चे हो गए, अब उसको बच्चा नहीं चाहिए तो ये उसी कर सकते हैं। अब ये हमेशा के लिए परमानेंट हो गया, अब किसी भी तरीके से किसी भी कोई कंट्रासेप्टिव यूज नहीं करने की जरूरत नहीं है। बात समझ गए ना, तो ये हो गया। दूसरा, पहले फीमेल्स को कराया जाने लगा, फिर धीरे धीरे फीमेल्स कहें कि मेल में भी तो कुछ होता होगा, हम ही क्यों कराएं इसको, मेल भी करा सकते हैं। फिर मेल के लिए आया, उसको बोला गया वैसेक्टॉमी। अब इसमें क्या होता है, जो ये क्या बोलते हैं वास्ट डिफेंस है, इसको काट दो इसको काट दो, दोनों को काट के बांध दो, यहाँ से इस पर वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, जब वहाँ पहुँचेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसको बोलते हैं वैसेक्टॉमी। बात समझ गए ना। एक और होता है, सिलेबस में नहीं है, उसको बोलते हैं हिस्टेक्टॉमी। उसमें पूरे यूट्रस को ही काट के बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन उसको क्यों निकालोगे फालतू में, जब कोई उसमें दिक्कत नहीं है तो क्या उसको निकालोगे। हालांकि अगर यूट्रस को काट निकालेंगे तो उसको हिस्टेक्टॉमी बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब लोग बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद पीरियड के दौरान उसके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब उसमें कुछ सिस्ट बन जाता है या कुछ गांठ बन जाती है, तो डॉक्टर बोलता है कि यार इससे अच्छे इसको काट कर निकाल दो, बाद में कुछ दिक्कत ना कर दे, तो उसको काट कर निकाल दिया था, फिर उसमें कोई समस्या है नहीं है, बच्चे की जरूरत है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं हिस्टेक्टॉमी। लेकिन वो सिलेबस में आपको नहीं है, वैसेक्टॉमी समझना है। अब ये इसका देख लो, अब ये देखो आ गया ना साइड इफेक्ट, उसमें क्या लिखा था, कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ देखो क्या है, साइड इफेक्ट ऑफ एंटी नेचुरल कंट्रासेप्टिव, जो नेचुरल नहीं है, जैसे नोजिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, और ये ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग होगा, और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, और ब्रीस्ट कैंसर भी हो सकता है। ये क्या साइड इफेक्ट कम है, ये बात समझिए ना। लेकिन उसमें क्या लिखा था, लेस साइड इफेक्ट। बात समझे, ये है हमारी देश की कंपनियां, सब में लिखता है, गवर्नमेंट उसको पास कर देता है, बिल्कुल इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं, उसको मोहर लगा दो, उसका क्या है साइड इफेक्ट। तो ये हम लोग का पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लास में मिलेंगे इसके आगे से, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी समझेंगे क्या होता है। बात समझ में आया, कुछ बताओ, आया बात समझ में। चलो इसका भी नोट्स हम ग्रुप में भेजेंगे, हो सकता है कल तुम लोग को हम बाहर से प्रिंट करा के लेके दे देंगे, ठीक है, तो मिल जाएगा। और ये पिछला चैप्टर की तैयारी करते हैं, और सैटरडे एकदम तैयार आना, सबको टेस्ट देना है, किसी का इस बार छूटना नहीं चाहिए टेस्ट, अगर छूटेगा तो उसको पनिशमेंट देना पड़ेगा, कितना, इतना, हाँ, जिसका टेस्ट छूटेगा उसको इतना रुपये देना पड़ेगा। बात समझ गए, चलो ठीक है।